टॉपिक कोवेलेंट बॉन्डिंग में हम लोग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को प्रीवियस लेक्चर्स में कवर अप कर चुके हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में हमने बॉन्ड पैरामीटर्स की भी बात की है, जिसमें बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, और लास्ट लेक्चर में मैंने डायपोल मोमेंट एंड पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का केस कवर अप किया है। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो भी होते हैं, इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होता है या इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, उसके वेरियस टाइप्स को लेकर अभी हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, जहां से हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन in the covalent compounds. In the covalent compounds. कंपाउंड्स की कैटेगरी यदि हमारे पास में कोवेलेंट है तो उसमें टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, वी वांट टू से कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कैसे करेगा। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यदि हमने एक सिलेंडर में कोई गैस फिलअप की है, सपोज मीथेन इज देयर, तो मीथेन यदि एक सिलेंडर के अंदर फील्ड है, तो अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा कि इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कैसे अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको आपने कोवेलेंट बॉन्ड बताया था। दैट वाज एक्चुअली द केमिकल इंटरैक्शन, केमिकल फोर्स में काउंट किया जा सकता है उसे। लेकिन अब मैं जो बात कर रहा हूं वो फिजिकल फोर्सेस में काउंट होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक सिलेंडर के अंदर यदि मीथेन गैस फील्ड है तो देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो गैसेस का रियल बिहेवियर होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। जहां रियल बिहेवियर ऑफ गैस की बात करें हम, तो सिलेंडर के अंदर यदि मीथेन गैस फिल्ड है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ऑलरेडी मैं वीक क्यों बोल रहा हूं? द रीजन इज, यदि ये वीक नहीं होता तो सब्सटेंस वुड बी आइदर लिक्विड और सॉलिड, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ गैस। कोवेलेंट कंपाउंड्स में फिजिकल स्टेट कॉमनली गैस भी होती है, लिक्विड्स भी होती है, और कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर सॉलिड्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोवेलेंट कंपाउंड सिर्फ गैसियस फॉर्म में ही होंगे। बात हो रही है कोवेलेंट कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कौन सा होगा। सॉलिड स्टेट में यदि कोई कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है तो नेचुरली उसके इंटर पार्टिकल यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे। लिक्विड फेज रिप्रेजेंट करती है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली वीक हैं। उसके बाद गैस फेज इंडिकेट करती है कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे वीक हैं। यहां पर यदि हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे कॉमन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है वैन डर वाल अट्रैक्शन। वैन डर वाल अट्रैक्शन में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होते हैं उन्हें लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहा जाता है। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन या लंडन फोर्सेस एक ही तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस को कहा जाता है। नाउ आफ्टर ऑल, व्हाट काइंड ऑफ अट्रैक्शन इज द वैन डर वाल अट्रैक्शन? इसका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? पहली चीज तो किस तरह का अट्रैक्शन है वैन डर वाल अट्रैक्शन, और दूसरा इसका मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड करता है। वंस अगेन इमेजिनेशन वही लाना है आपको। जैसे मैंने कहा कि एक सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस फील्ड है, यदि उस सिलेंडर के अंदर मीथेन गैस फील्ड है तो एक मीथेन मॉलिक्यूल अपने नेबरिंग अदर मीथेन मॉलिक्यूल्स के साथ में कैसे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करेगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो एक मॉलिक्यूल होगा विच कंसिस्ट्स ऑफ वन कार्बन एटम एंड द 4 हाइड्रोजन एटम्स, उसमें टोटल 5 न्यूक्लियाई है। देयर आर 5 न्यूक्लियाई इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं। अब ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये अपने खुद के मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो अट्रैक्ट करते ही हैं, एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड का भी अट्रैक्शन इनके साथ में डेवलप हो जाता है। यस फ्रेंड्स, इसी को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में वैन डर वाल अट्रैक्शन कहा जाता है, जहां एक मॉलिक्यूल के न्यूक्लाई
अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ साथ विसिनिटी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को भी अट्रैक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स दोनों जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनके इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस भी होंगे, और यही कारण होता है कि वैन डर वाल फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। मतलब वैन डर वाल फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में सबसे वीक होते हैं। तो वैन डर वाल अट्रैक्शन को हम कैसे डिफाइन करें? दिस इज द वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इन द कोवेलेंट कंपाउंड्स। यदि कोवेलेंट कंपाउंड्स के सबसे वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात करें तो वो होता है वैन डर वाल अट्रैक्शन। इट इज डेवलप्ड ड्यू टू द न्यूक्लाई ऑफ वन मॉलिक्यूल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। आई रिपीट, it is due to nuclei of one molecule and the electrons of molecules in vicinity. नाउ द पॉइंट इज, यदि कोवेलेंट कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डर वाल फोर्स डिफाइन कर रहे हैं, ये जो वीक फोर्सेस होते हैं, तो इनका मैग्नीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, और यदि इनका मैग्नीट्यूड किसी पर्टिकुलर फैक्टर से हम रिलेट करेंगे तो वैन डर वाल अट्रैक्शन कौन सी प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है? सो सिंपल। देखिए, वैन डर वाल अट्रैक्शन डिपेंड करता है टू डिफरेंट टाइप्स के फैक्टर्स पर। सो इट डिपेंड्स ऑन नंबर 1 मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर 2 इज सरफेस एरिया। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैन डर वाल फोर्सेस के फॉर्म में स्ट्रांग होते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास से इस तरह से एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी डेवलप होती है प्रॉपर्टी में। वहीं दूसरी ओर यदि मॉलिक्यूलर मास सेम है, जैसे कई बार हम आइसोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, तो ऐसा होता है कि आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी उनका मॉलिक्यूलर मास भी सेम होता है, फिर भी उनमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंसेस आते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। एक्चुअली इस तरह की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वैन डर वाल या अदर टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन पे डिपेंड करती है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, यदि हम आइसोमर्स का कंपैरिजन करेंगे जहां पर मॉलिक्यूलर मास सेम होता है, तो वहां पर स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है, और वहां खास तौर पर हम बात कर रहे हैं सरफेस एरिया की। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, तो ये और भी बेटर वे में हम समझ पाएंगे। मैं बॉइलिंग पॉइंट का कुछ कंपैरिजन दे रहा हूं, देखिएगा। यू नो वी हैव CH4 द सिंपलेस्ट अल्केन, C2H6, C3H8 सक्सेसिव मेंबर्स, C4H10, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। यदि हम बात कर रहे हैं इन 4 अल्केन्स की, और मैंने कंपैरिजन में बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन देना है, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा जिसके इंटर पार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग। इंटर पार्टिकल फोर्सेस यानी वैन डर वाल अट्रैक्शन, वैन डर वाल अट्रैक्शन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होने पर वैन डर वाल अट्रैक्शन ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होगा उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में यदि हम बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करते हैं तो इट इंक्रीजेस इन दिस ऑर्डर विथ इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास। अब मैं बॉइलिंग पॉइंट की ही बात कर रहा हूं, बट दिस टाइम आई हैव सेलेक्टेड
अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12। अल्केन के लिए मैंने सेलेक्ट किया C5H12 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। नाउ एज वी नो दैट C5H12 कैन हैव 3 डिफरेंट आइसोमर्स, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, जिसमें पूरे 5 कार्बन एक चेन में इस तरह से प्रेजेंट होंगे। अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन के स्ट्रक्चर में 4 कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन है हमारे पास, और एक ब्रांच यहां पर प्रेजेंट होती है। इसी तरह से एक आइसोमर इसका नियोपेंटेन होता है। ये जो मैंने लिखे हैं एन पेंटेन, आइसोपेंटेन या नियोपेंटेन, ये इनके कॉमन नेम्स हैं। आप देख सकते हैं इस कंपाउंड को, जिसको मैंने नियोपेंटेन लिखा है। स्ट्रक्चर में जो मेन चेन, पेरेंट चेन फॉर्म हुई है वो 3 कार्बन की है, और 2 CH3 ग्रुप्स एज ब्रांचेस यहां पर प्रेजेंट है। अल्केन्स या हाइड्रोकार्बन्स में सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि यदि हम सरफेस एरिया देखना चाहते हैं तो जितना ब्रांचिंग बढ़ती है, अल्केन्स में जितना ब्रांचिंग बढ़ती है, हाइड्रोकार्बन्स में जितना ब्रांचिंग बढ़ती है, उतना सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। सो इफ वी कंपेयर दीज 3, और यदि हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो अनब्रांच्ड वाले स्ट्रक्चर में ज्यादा सरफेस एरिया है। ब्रांचिंग के साथ, जैसा अभी मैंने कहा कि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है उतना सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। आ चुका है आंसर। यदि हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन की बात करें, सो इट्स सिंपल टू से अनब्रांच्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर और ब्रांच्ड वालों का कम। ज्यादा ब्रांचिंग, कम सरफेस एरिया, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर बनते हैं। वेंडरवॉल अट्रैक्शन उन सभी केसेस में इंपॉर्टेंट होगा जो कंपाउंड्स कोवेलेंट कैटेगरी के होते हैं, और यदि उनका नेचर पोलर नहीं है तब तो फिर आपका आंसर सिर्फ वेंडरवॉल अट्रैक्शन के बेसिस पर ही आपको प्रॉपर्टीज में देना है। अब मैंने एक चीज और ऐड की कि यदि उनका नेचर पोलर नहीं है तो मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो वेंडरवॉल फोर्स होता है। बट यदि मैं किसी पोलर मॉलिक्यूल की बात करूं, एक कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूल्स पोलैरिटी वाले हैं, पोलर नेचर, जस्ट प्रीवियस लेक्चर जो आपने समझा सुना उसमें हमने बताया था कि जहां शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाती है वहां बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट होती है। कई बार पोलर बॉन्ड होते हुए भी मॉलिक्यूल एज अ होल नॉन पोलर होते हैं। तो वंस अगेन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कैटेगरी जहां पर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटेगरी जहां पोलैरिटी हो, कोवेलेंट कंपाउंड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स में। तो जहां पोलैरिटी होती है वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वेंडरवॉल तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, बट कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ द पोलैरिटी और द अपोजिट चार्जेस। एक ही मॉलिक्यूल के 2 टर्मिनल्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल है, ऑल्दो दे मे कैरी द फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ चार्जेस, बट उस चार्ज के कारण अट्रैक्टिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, एंड दैट काइंड ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल attraction. So the dipole-dipole attraction is simply observed in the covalent molecules of dipolar nature. जिन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में डाइपोलर नेचर होता है, पोलैरिटी होती है मॉलिक्यूल्स में, वहां इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहलाते हैं। तो हम इसके बारे में लिख सकते हैं ऑब्जर्व्ड इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नेचुरली जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतने अलग अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे।
एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो किसी नेबरिंग मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव टर्मिनल के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेगा। सो दैट वे जो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है ये डिपेंड करता है पोलर नेचर या पोलैरिटी पर। जितनी ज्यादा पोलैरिटी होगी उतना ज्यादा डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगा। इसी मैटर को एक छोटे से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि यदि आप लेते हैं अल्केन्स और कंपैरिजन विथ हेलो अल्केन्स ले लीजिए, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स एंड हेलो अल्केन्स। जस्ट एक कंपैरिजन छोटा सा। अल्केन्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द स्ट्रक्चर वी हैव ओनली कार्बन हाइड्रोजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। सो दीज बॉन्ड्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो जितने भी अल्केन्स होते हैं उनमें पोलैरिटी नहीं होती, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही काउंट होते हैं। बट जैसे ही अल्केन का कोई हाइड्रोजन किसी हैलोजन से रिप्लेस हुआ है तो अब जो कंपाउंड हेलो अल्केन बनते हैं उनमें नेचर पोलर होता है, बिकॉज कार्बन इज नाउ बॉन्डेड विथ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। ऐसी कंडीशन में जो पोलैरिटी डेवलप हुई है वो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ाती है। यदि सेम अल्काइल ग्रुप रखा जाए या कहिए कि अल्केन्स और हेलो अल्केन्स विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन लिए जाए तो पोलैरिटी के कारण हेलो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट अल्केन्स के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। आई रिपीट, मैंने कहा है इनका नेचर पोलर होता है, इनका नेचर नॉन पोलर होता है। जो पोलर हैं उनमें वैंडरवॉल फोर्सेस तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, बट साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट पोलैरिटी, जिसको आपने डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कहा है। सो इट्स अ स्ट्रेट कंपैरिजन। अल्केन्स के कंपैरिजन में हेलो अल्केन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स या ईथर्स के बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होते हैं। तो हेलो अल्केन्स या ईथर्स ये सब पोलर नेचर वाले कंपाउंड्स होते हैं। ऑल्दो ईथर्स में भी पोलैरिटी उस एक्सटेंट तक नहीं होती, लेकिन फिर भी दैट इज इनफ फॉर प्रोवाइडिंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट टू द कंपाउंड। We proceed with the most important intermolecular attraction. जब हम intermolecular attraction की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये एक स्पेशल टाइप का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए देखें ये क्या कंसेप्ट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का एक स्पेशल टाइप होता है। आई रिपीट, आपने देखे अभी तक दो अट्रैक्टिव फोर्सेस के टाइप्स, वैंडरवॉल एंड डाइपोल डाइपोल। वैंडरवॉल सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स में होगा ही, पोलर हो या नॉन पोलर हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसको आपने वैंडरवॉल फोर्स कहा है। अब मान लीजिए पोलैरिटी डेवलप होती है किसी कंपाउंड में, पोलर नेचर है मॉलिक्यूल्स का, तो मॉलिक्यूल्स के पोलर नेचर से थोड़े अट्रैक्टिव फोर्सेस और ज्यादा मिलेंगे उसको, मतलब वैंडरवॉल के सपोर्ट में डाइपोल डाइपोल भी अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रहे हैं वहां पर। बिसाइड्स दीज टू, अब मैं बात कर रहा हूं एक स्पेशल कंडीशन की। यदि एक हाइड्रोजन एटम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ है किसी मॉलिक्यूल में और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इनमें से कोई भी एक एटम पार्शियल नेगेटिव चार्ज के साथ है। वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पोलर बॉन्ड की बात कर रहा हूं, पर पोलर बॉन्ड में मैंने अब एक कंडीशन लगा दी है कि जो पॉजिटिव डाइपोल है वो हाइड्रोजन के कारण होना चाहिए, और जो नेगेटिव डाइपोल है, मतलब डाइपोल का नेगेटिव पार्ट, डाइपोलर नेचर वाले मॉलिक्यूल्स का नेगेटिव पार्ट, या तो वो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या फिर नाइट्रोजन हो। तो हाइड्रोजन और इनमें से कोई भी एटम अपने अपोजिट चार्जेस के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करता है उसका मैग्नीट्यूड प्रीवियस दोनों अट्रैक्टिव फोर्सेस के कंपैरिजन में और बढ़ जाता है।
इसीलिए हम इसको डायपोल डायपोल से अलग करके एक कैटेगरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलग से ही बता रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की किस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है, आइए इसको एक दो एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। एज वी नो, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, they have covalent bonding like this. They are covalent bonded structures. हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इस तरह की सिचुएशन में है। हाइड्रोजन फ्लोरीन, once again we consider hydrogen fluorine. Once again we consider hydrogen fluorine. सभी मॉलिक्यूल्स एक समान पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव फ्लोरीन इनके साथ में। अब हर नेबरिंग मॉलिक्यूल अपने अदर नेबर के साथ, आई मीन ऑल नेबर्स, दे क्रिएट द अट्रैक्टिव फोर्सेस इन दिस मैनर। ये इस तरह के अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप करते हैं। तो HF में हाइड्रोजन जो पार्शियली पॉजिटिव एटम्स थे वो नेबरिंग फ्लोरीन जो पार्शियली नेगेटिव होता है, नेबरिंग मॉलिक्यूल के इन एटम्स के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करते हैं। तो यहां पर जो मैंने सॉलिड लाइंस से रिप्रेजेंटेशन दिया है ये तो कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। एंड ऑफ कोर्स कोवेलेंट बॉन्ड तो ये केमिकल बॉन्ड होते हैं और केमिकल बॉन्ड फिजिकल फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग बताए जा रहे हैं। यहां डॉटेड लाइन से मैंने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इंडिकेट किया है। ऑफ कोर्स डॉटेड लाइन इनके वीक फोर्सेस के बारे में बताती है। अब थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग भी बोल रहा हूं वीक भी बोल रहा हूं अपने स्टेटमेंट्स में बार बार। तो इट शुड बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड कि यदि मैं इसको स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूं तो हमारे माइंड में कंपैरिजन किनके साथ चल रहा है, वैन डर वाल एंड डायपोल डायपोल के साथ में। और यदि मैं इनको वीक अट्रैक्टिव फोर्स बोल रहा हूं तो हमारे माइंड में कंपैरिजन किसके साथ होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड के साथ में। सो कंपेयर्ड टू द कोवेलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर वीक। in the category of intermolecular forces, hydrogen bonds are enough strong. Enough strong for what? Enough strong for the molecular association. जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वहां मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं और यह एसोसिएशन प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है। प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करने से मेरा मतलब है कि जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है और कहीं हो रही है, ऐसे दो कंपैरिजंस आपके सामने आ रहे हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अफेक्ट होती हैं। कहां क्या इफेक्ट होता है इसको लेकर हम सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कॉन्सिक्वेंसेस जो भी है उन्हें मैं इनिशिएट तो कर रहा हूं, बट उसके पहले मैं आपको एक और चीज के लिए फिर से केयरफुल कर रहा हूं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन 3 एलिमेंट्स के अलावा आप कहीं और ना सोचें। मतलब जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन पर है तो ही आप उसको हाइड्रोजन के साथ में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप करने वाली टाइप को, उस अट्रैक्शन को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। हाँ, इसी सीक्वेंस में हाइड्रोजन बॉन्ड को यदि हमें डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे हम? फिर से ऑल्दो इट इज अ फिजिकल फोर्स, लेकिन बात वहीं से शुरू होगी कि इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड पार्शियली नेगेटिव फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सो रिमेंबर, हम ऐसा ना हो कि कहीं पर भी हाइड्रोजन देखें और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दें। जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वहां हाइड्रोजन का होना जरूरी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके साथ में एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और स्मॉल एटम का होना भी जरूरी है। इन तीनों की खास बात है कि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ स्मॉल एटॉमिक साइज होते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव विथ स्मॉल एटॉमिक साइज, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इन 3 एलिमेंट्स पर फिट होता है और यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब जैसा कि मैंने हेडिंग दिया, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्या प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती हैं,
तो आइए इसमें देखें सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस ऑन द फिजिकल स्टेट्स। फिजिकल स्टेट्स की मैं बात करूं तो आप जानते हैं H2O एंड H2S। ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में दो सक्सेसिव मेंबर्स हैं। बोथ द एलिमेंट्स आर नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। दोनों ने हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाया, एक जैसा फॉर्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर एक जैसा, वैलेंसी एक जैसी, फिर भी इनमें कुछ बातों का मेजर डिफरेंस होता है। कुछ बातों का मतलब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। द फिजिकल स्टेट ऑफ H2O इज लिक्विड एंड दैट ऑफ H2S इज गैस। यदि यहां पर मैं वैंडरवाल अट्रैक्शन की बात करता हूं, हैड देयर बीन नो एनी काइंड ऑफ अदर अट्रैक्टिव फोर्स, तो फिर यहां क्या होता? सिर्फ वैंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस वर्क कर रहे होते तो H2S का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है H2O के कंपैरिजन में, तो बॉइलिंग पॉइंट शुड बी ग्रेटर फॉर H2S, या कहिए फिजिकल स्टेट में भी ये इससे कुछ हायर साइड में होगा। हायर मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टर्म्स में, मतलब इसमें यदि गैस फेज है तो इसका मतलब है कि इसके वैंडरवाल अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक है। यहां किसी टाइप का ऑल्टरनेट फोर्स डेवलप नहीं हो रहा है, कोई एडिशनल ऑल्टरनेटिव फोर्सेस डेवलप नहीं हो रहे हैं। पर H2O में वैंडरवाल फोर्सेस तो H2S से कम होंगे, लेकिन जो ऑल्टरनेट फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स के फॉर्म में है, ये मोर डेवलप हो जाने की वजह से द फिजिकल स्टेट बिकम्स लिक्विड। लिक्विड ही नहीं, ये बहुत अच्छा खासा हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होता है। इसी तरह का एक कंपैरिजन आपके पास HF और HCl में भी है। वंस अगेन मैं कहूंगा कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक ही ग्रुप के दो सक्सेसिव मेंबर्स, बोथ आर नॉन मेटल्स। यदि दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों का कंपाउंड सिमिलर कंपाउंड है हाइड्रोजन के साथ जो बना है, सो इन दिस केस द फिजिकल स्टेट इज लिक्विड। ऑल्दो यदि मैं वैंडरवाल फोर्सेस कंपेयर करूंगा तो HCl के वैंडरवाल फोर्सेस HF से ज्यादा होंगे, बट यहां पर जो ऑल्टरनेटिव फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्म में डेवलप हुए, दैट मेक्स इट लिक्विड। इसके आगे कई और चीजें हैं, नॉट ओनली इन द फिजिकल स्टेट्स, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स इन अ फ्यू केसेस, तो भी कुछ इंटरेस्टिंग आंसर्स आपके सामने आते हैं। You know, NH3 is ammonia and PH3 is called as phosphine. फिर से वही बात आ गई है कि यदि वैंडरवाल अट्रैक्शन की बात हो रही होती तो मॉलिक्यूलर मास फॉस्फीन का ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास फॉस्फीन का ज्यादा, वैंडरवाल फोर्सेस ज्यादा, तो एक्सपेक्टेड था कि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। बट अमोनिया के केस में वंस अगेन क्या हुआ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पार्शियली नेगेटिव नाइट्रोजन एटम्स of one molecule, partially negative nitrogen atom of one molecule, it attracts the partially positive hydrogen of the neighboring molecules, और इस अट्रैक्शन को ही आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया मोर देन दैट ऑफ फॉस्फीन होता है। फिजिकल स्टेट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह ये तो है ही। इसके अलावा वाटर में सॉल्युबिलिटी कोवेलेंट कंपाउंड्स में कई जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। तो मैं एक और पॉइंट यहां पर इंक्लूड कर रहा हूं, दैट इज अबाउट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी को लेकर एक कंसेप्ट होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब है कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का नेचर यूजुअली नॉनपोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी का होता है, लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में पॉसिबल होती है। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और वाटर को हम एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी ट्रीट करते हैं। उसकी वजह है कि आयनिक कंपाउंड्स तो वाटर में डिसॉल्व होते ही है, जैसा मैंने आपको आयनिक बॉन्डिंग में बताया था कि वहां लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इन सब का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट
आयोनिक कंपाउंड्स को जनरली वाटर सॉल्युबल बनाता है। वंस अगेन इट वाज अ जनरल नेचर, मोस्टली डिसॉल्व होते हैं, बट वी हैव नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो डिसॉल्व नहीं होते। लेकिन अब बात हो रही है कोवेलेंट कंपाउंड्स की। कोवेलेंट कंपाउंड्स में सॉल्युबिलिटी का मैटर क्या है? जैसे मैंने कहा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स प्रेफर करते हैं टू डिसॉल्व। क्लोरीन या ब्रोमीन को डिसॉल्व करना है, आप कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व कर सकते हैं। ऐसे नंबर ऑफ एग्जांपल्स हैं। एसीटोन ले सकते हैं किसी कोवेलेंट कंपाउंड को डिसॉल्व करने के लिए, ईथर्स ले सकते हैं आप, बेंजीन ले सकते हैं, ये सब सॉल्वेंट्स का काम करते हैं। तो ये सारे जो सॉल्वेंट्स मैंने बताए, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन एक्सेट्रा, ये सब कॉमन सॉल्वेंट्स फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। आई एम सेइंग कॉमन सॉल्वेंट्स फॉर द कोवेलेंट कंपाउंड्स। रीजन क्या है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, जैसा नेचर कंपाउंड का वैसा नेचर यदि सॉल्वेंट का मिल जाए आसपास, आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट है तो डिसॉल्व हो जाते हैं। यहां कोवेलेंट कंपाउंड से यदि नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं या सॉल्वेंट्स ऑफ वेरी लेस पोलैरिटी है, सॉल्युबल होंगे। बट आश्चर्य कई बार इस चीज का होना चाहिए कि एक कंपाउंड कोवेलेंट है विथ अ गुड ह्यूज कोवेलेंट स्ट्रक्चर। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सोचिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बड़े मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स हैं। 6 कार्बन एटम्स ग्लूकोज में, यू कैन इमेजिन 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन। Individual molecule is consisting of this type of atoms and they are having covalent bonding. कोवेलेंट कंपाउंड्स वाटर में जाने के बाद आयोनाइज तो नहीं होंगे। ऑफ कोर्स कुछ केसेस में पोलैरिटी बढ़कर अट्रैक्टिव फोर्स जैसे HCl गैस को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो आयोनाइज होकर डिसॉल्व होती है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। मैं बात कर रहा हूं कुछ कॉमन कंपाउंड्स की जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं बिना आयोनाइज हुए। कार्बोहाइड्रेट्स आप कोई भी ले लें, एल्कोहल्स ले लें, ये सब कई बार वाटर सॉल्युबल होते हैं। कई बार मतलब इनमें भी जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उसमें कुछ सॉल्युबल होंगे, जैसे लोअर अल्कोहल्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में भी सॉल्युबिलिटी का अगेन हमारे सामने रीजन आ जाना चाहिए कि क्या होगा। टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग चल रहा है, सो दैट इज ओनली वन रीजन। कार्बोहाइड्रेट्स हो या कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यदि कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं और फिर भी वाटर में सॉल्युबल हो रहे हैं तो इसका रीजन होता है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर उनको वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग अलाउ कर देता है। इसका एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आप इमेजिन करिए, अल्कोहल कंपाउंड्स। अल्कोहल्स दे हैव पोलर OH बॉन्ड। इस पोलर OH बॉन्ड के कारण अल्कोहल मॉलिक्यूल्स आपस में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते ही हैं। व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स डेवलप कर लेते हैं। इसका ऑक्सीजन वाटर का हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन वाटर का ऑक्सीजन, दिस वे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आता है कि अल्कोहल्स में सिर्फ लोअर मेंबर्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, हायर मेंबर्स नहीं होते। द रीजन इज रिलेटेड टू दिस पार्ट। लोअर अल्कोहल्स मतलब द हाइड्रोकार्बन पार्ट इज स्मॉलर, हायर अल्कोहल्स का मतलब है दिस पार्ट विल बी बिगर, मोर नंबर ऑफ कार्बन विल बी प्रेजेंट। अब ये पार्ट जो होता है ये तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है, वी कॉल इट हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग। सो दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक बट दिस पार्ट इज हाइड्रोफोबिक। तो जो हायर अल्कोहल्स होते हैं उनमें नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज हो जाने के कारण, नॉन पोलर पार्ट का साइज इंक्रीज हो जाने के कारण ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाते। हाइड्रोफोबिक पार्ट इनका बड़ा होता है। और ऐसा सिर्फ अल्कोहल में नहीं, ऐसा बहुत सारी कैटेगरीज में होगा कि जब आप लोअर मेंबर्स इन द होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे तो कई जगह पर लोअर मेंबर्स वाटर में डिसॉल्व होते हैं और हायर मेंबर्स डिसॉल्व नहीं हो पाते। एनीवेज, सॉल्युबिलिटी को लेकर आई होप ये पॉइंट क्लियर है। एक खास बात और सुनिए, मैं अल्कोहल का अभी मैंने जनरल फॉर्मूला सामने लिखा है। इट्स इंटरेस्टिंग टू नोटिस वन मोर थिंग, you know this is the formula for
ईथर्स. दिस इज द फॉर्मूला फॉर ईथर्स. अल्कोहल एंड ईथर्स में एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन भी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर. जो टॉपिक चल रहा है मैं उसी की बात कर रहा हूं. हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर आपको सोचना चाहिए. आप सोचिए एक बार कि क्या अल्कोहल ईथर इन दोनों में प्योर अल्कोहल लिया जाए, प्योर ईथर लिया जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? फ्रेंड्स, मैं पूछ रहा हूं कि प्योर अल्कोहल का सैंपल लेने पर क्या उसके मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड होंगे? इसी तरह क्या प्योर ईथर का एक सैंपल लिए जाने पर उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? आंसर, प्योर अल्कोहल के सैंपल में तो होगी पर प्योर ईथर के सैंपल में नहीं होगी. द रीजन इज वेरी सिंपल. अल्कोहल हैज OH बॉन्ड with the availability of partially positive hydrogen. हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए यहां अदर मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अवेलेबल है. उधर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन अदर मॉलिक्यूल के होंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. परंतु ईथर में पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन जरूर होता है पर हाइड्रोजन इज नॉट पार्शियली पॉजिटिव बिकॉज दैट हाइड्रोजन एटम दे आर ऑल बॉन्डेड विथ कार्बन एटम्स in alkyl groups में. So ultimately pure ethers do not show hydrogen bonding. जो sample of pure ether आपने लिया है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, केयरफुल रहे. अब लेकिन एक और स्पेशलिटी जुड़ती है यहां पर कि यदि इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो क्या होगा? फ्रेंड्स, वाटर में डिसॉल्व करने पर चाहे अल्कोहल लीजिए या ईथर लीजिए, इन दोनों की प्रॉपर्टी है कि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं. So they dissolve in water due to hydrogen bonding. Conclusion क्या निकला? Pure alcohols show hydrogen bonding. Alcohols dissolved in water, hydrogen bonding. Pure ethers, no hydrogen bonding. But ethers dissolved in water, this is the case of hydrogen bonding. So solubility is also connected with hydrogen bonding in many of such cases. I come to a few more applications or you can say consequences of hydrogen bonding. यहां पर consequences की बात हो रही है यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेट होते हुए, तो एक अच्छा कंपैरिजन आता है. आप देखिए, मेरे पास कंपाउंड्स अमोनिया, HF और वाटर, ये तीन कंपाउंड्स मैंने लिए. यू फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि क्या तीनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ एक जैसी होगी? आंसर है नहीं, क्योंकि तीनों कंपाउंड्स में बॉन्ड पोलैरिटी में फर्क है. HF का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा क्योंकि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होगा. H2O में इसके कंपैरिजन में लेस पोलैरिटी होगी और अमोनिया में और भी कम पोलैरिटी होती है. कंपैरेटिव वे में हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है वो HF में मैक्सिमम होती है, H2O में उससे कम होगी और अमोनिया में और भी कम होगी. मैं सिर्फ इन तीनों को कंपेयर कर रहा हूं. अब दूसरी तरफ एक और पॉइंट यहां पर मैटर करता है कि जब ये कंपाउंड्स में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से एसोसिएट होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, तो पर मॉलिक्यूल बॉन्डिंग की कैपेसिटी कितनी है? बॉन्डिंग की कैपेसिटी को देखें तो HF में हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म करता है. यू कैन ऑब्जर्व द कंडीशन, एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन के कारण. तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ईच इंडिविजुअल HF मॉलिक्यूल. सिमिलरली द मैक्सिमम कैपेसिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ H2O यूनिट विल बी 4. जी हां, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं. तो H2O का एक मॉलिक्यूल टोटल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है. दैट इज लाइक कि 2 हाइड्रोजन जो यहां है दे विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 1 विथ ईच हाइड्रोजन, एंड द ऑक्सीजन एटम विल फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. आइस का जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सटेंट पर H2O के केस में देखी जाती है.